आईक्यूएम 2023 ने क्या क्या सिखाया बताओ। कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद में स्कोर आया, 5 मार्क्स आए, उसके बाद में क्या थॉट्स आए कि लाइक अब क्या करना है। तो ये एक जगह है जहाँ पर आप ये सोचेंगे कि यार इसके लिए कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है। जनरली प्लेलिस्ट अवेलेबल रहती थी कि आईक्यूएम 23 टारगेट 24 टारगेट तो अवेलेबल है, तो एटलीस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे देता डेफिनेटली। ये चीज़ मैंने नहीं करी थी 2024 में, ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। इस बार 25 में क्या क्या चेंजेस किया आपने। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। होप से सब लोगों के हालचाल बढ़िया होंगे। आज हमारे साथ एक स्टूडेंट है दिव्याक्ष। जानते हैं उनसे उनकी ओलंपियाड जर्नी, कैसे उन्होंने ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट की, क्या तरीका है उनका ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने का, लाइक अगर उन्हें कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ते हैं। बात करते हैं और जानते हैं कैसे वो आईक्यूएम में 48 मार्क्स तक पहुँचे। आइए जानते हैं। हेलो दिव्याक्ष। हेलो सर। दिव्याक्ष कहाँ से हो आप। सर हरिद्वार। हरिद्वार से। यस सर। हरिद्वार के लिए तो एक लाइन कही जाती है, सर मरते हैं लोग वहाँ जाने के लिए। मजाक से हटके आईक्यूएम 2025 कितने मार्क्स आए आपके। सर आईक्यूएम में 25 में 48 मार्क्स थे। 25 में 48 मार्क्स। यस सर। और पहली बार आईक्यूएम दिया था तब पहली बार 2023 में दिया था। एट दैट पॉइंट 5 मार्क्स आए थे। 5 मार्क्स आए थे। यस सर। तो उस टाइम पे जब 5 मार्क्स आए तो मतलब कैसा लगा, मतलब 5 मार्क्स देख के कैसा लगा कि मतलब पहली बार लाइफ में। मैं मेजरली बहुत से पहले मुझे ओलंपियाड्स के बारे में उतना पता नहीं था। मैं सिर्फ समझता था ओलंपियाड्स, और आदत नहीं थी स्कूल में भी 95 से कमाने की। बिल्कुल सही बात है। बहुत हम्बलिंग था, मतलब कि कभी एटलीस्ट ये खुश था कि 0 नहीं आया, मतलब। पर तब भी 5 मुझे लगा कि इतने कम तो नहीं होने चाहिए थे। एटलीस्ट 10 कट ऑफ थी तो 10 तो आने चाहिए थे। सही बात है। आईक्यूएम 2023 ने क्या क्या सिखाया बताओ। कि अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, अभी सब कुछ नहीं सीखा है। मतलब पहले ये लगता था स्कूल में पढ़ के कि मतलब पहले हमने लगता सब था मतलब 100 में से 95 मार्क्स हैं, मैंने दुनिया जीत ली है ना। यस सर। लेकिन एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था वो, ग्राउंड पे लाने के लिए। ज़मीन पे ले आया एक बार में। तो 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद में स्कोर आया, 5 मार्क्स आए, उसके बाद में क्या थॉट्स आए कि लाइक अब क्या करना है। सर अब तो मैंने देख ली, वो ठान लिया था कि कम से कम इनको 4 टाइम्स तो करना ही है नेक्स्ट ईयर। एटलीस्ट 20 तो लाने हैं। 20 कट तो ऑफ 10 मार्क्स थी, मैंने ठान लिया था कि कट ऑफ से डबल लेके आऊँगा एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो उसके लिए फिर मैंने प्रिपेयर करा। ठीक है। एंड यूट्यूब से ही पकड़ पाया, क्योंकि उतने टीचर्स थे नहीं हरिद्वार में, उतना ज़्यादा नहीं है ओलंपियाड्स का क्रेज़, तो इसलिए यूट्यूब से पढ़ा मैंने। यूट्यूब से कैसे पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए नंबर थ्योरी में कुछ पढ़ना है तो कैसे पढ़ते थे। जनरली प्लेलिस्ट अवेलेबल रहती थी कि आईक्यूएम 23 टारगेट 24 टारगेट तो अवेलेबल है, तो उन्हीं से एक एक वीडियो देख देख के मैंने सीखा है। और फिर बाकी कुछ एक बुक्स ले ली थी मैंने पाथ फाइंडर, तो उससे मैं मतलब क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करी। ओके। तो जब आप यूट्यूब से पढ़ते थे तो मतलब जैसे मान लीजिए पर्टिकुलरली आपने एक टॉपिक पढ़ा, तो फिर उसकी प्रैक्टिस के लिए आप जो आपने किताब खरीदी उस Yes, किताब sir. को आप सॉल्व करते थे, राइट। और उसमें डाउट आते थे तो सर डाउट्स एक मेजर चैलेंज रहा है, क्योंकि टीचर्स जनरली थे नहीं, और यूट्यूब पे आप टीचर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट कर नहीं सकते। टेलीग्राम पे आप मैसेज भेजोगे, टीचर्स भी काफ़ी बिजी रहते हैं, तो मुझे काफ़ी साइट्स वगैरह पे मैंने सर्च करा। तब 2024 में तो ये था कि चैट जीपीटी आ चुका था, तो मैं उस पर डाल के देख सकता था, वरना काफ़ी साइट्स होती थी। एओपीएस हो गया या मैथ्स टेक एक्सचेंज हो गया, ऐसे बहुत सी साइट्स पे मैंने सर्च किया है, रेडिट, कोरा, इन सब पे डाउट्स वगैरह के लिए। मतलब डाउट्स एक चैलेंज रहता है यूट्यूब Yes, sir. से जो बच्चा पढ़ता है उसके Yes. लिए। डेफिनेटली इस पे काम किया जाएगा। अगर एक बच्चा यूट्यूब से पढ़ता है तो उसमें और एक बच्चा जो बैच लेकर के प्रॉपर पढ़ाई करता है उसमें आप क्या डिफरेंस देखते हो। सब पर्टिकुलरली करिकुलम आपका फिक्स है, मतलब बैच में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि उसमें लाइव ईयर क्लासेस रहती है, आपका शेड्यूल रहता है। यूट्यूब पे आपका मन हो ना हो, उतना रेगुलरिटी नहीं रहती है। और बैच में ये भी है कि आपके डाउट सॉल्विंग हो सकती है, यूट्यूब पे वो नहीं है। और एक और चीज़ होती है कि पीयर ग्रुप भी शायद बैच में होता है, आप डिस्कशंस वगैरह भी कर सकते हो, वो चीज़ यूट्यूब पे नहीं है। तो काइंड ऑफ थोड़ा बेनिफिट तो रहता ही है बैच में, डेफिनेटली बहुत बेनिफिट। व्हाट डू यू थिंक, अगर आपके पास में लाइक एक ही अटेम्प्ट होता कि भाई आईक्यूएम का आपके पास एक ही अटेम्प्ट है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि वो एफर्ट जो है जो आप लगाने वाले हैं उस पर्टिकुलर उस एक अटेम्प्ट पे, क्या वो एफर्ट आप अपना बेस्ट एफर्ट लगाते हैं। यस डेफिनेटली।
तो उस बेस्ट एफर्ट में आप क्या मतलब सोचते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं? डेफिनेटली फिर मैं कोई ना कोई बैच तो ज्वाइन करता ही, और हर दिन एटलीस्ट टाइम देता। PYQs बहुत सारे सारे करता हर एक जगह के, इवन आगे के स्टेज के भी मैं ट्राई करता, मतलब एटलीस्ट। और मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे देता डेफिनेटली। ये चीज़ मैंने नहीं करी थी 2024 में, ज़्यादा मॉक टेस्ट देना। इस बार 25 में क्या-क्या चेंजेस किए आपने? अच्छा 24 में IUCM में कितने मार्क्स आए आपके? 24 में सर 24 थे। 24 में 24 थे, ठीक यस है। सर। और 25 में आपने 48, यस सर। ठीक है, 48 मार्क्स ले आए आप। तो जो 48 मार्क्स आप लेके आए, यानी IUCM 24 में जो 24 लेके आए थे उसका जस्ट डबल आपने जो किया है ना, एक का डबल जो किया है, वो डबल करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेहनत और लगी? सब मेहनत ये कि 2024 में काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी, मतलब जो मुझे पसंद थी मैं सिर्फ वही पढ़ता था, और जो मुझे लगता था 2025 में मैंने ये चीज़ मतलब खरी कि सब कुछ पढ़ना है, कोई ऐसा टॉपिक आपका वीक नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली 2025 में मेरी ज्योमेट्री अभी भी वीक है, बट मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में कोशिश करा कि जितना कवर हो सकता है मेजॉरिटी, एटलीस्ट कोई टॉपिक ऐसा वीक ना हो। जैसे कि 24 में मुझे बेस सिस्टम्स नहीं आते थे नंबर थ्योरी में, उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाया मैं, लेकिन 2025 में मैंने उस पर काम करा अच्छे से, तो उसका कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा नहीं मैंने। फंक्शनल इक्वेशंस जैसे का एक क्वेश्चन आया था 25 में, वो मैंने करा था, शायद 3 मार्क का था वो मुझे 2024 में अगर वो आता तो मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं आता था। वैसे जो वीक थे उन्होंने मैंने एरियाज थे अपडेट उन पे करा। आपने बहुत काम किया। हाँ। अभी आप RMO PDC में हमारे साथ जुड़े हो। यस सर। RMO PDC में आपको मतलब जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल जो आप फॉलो कर रहे हो, उस शेड्यूल में आपको क्या-क्या खास बात लगती है? सर एक चीज़ तो डेफिनेटली है कि हर दिन टेस्ट हो रहा है, तो आपको हर दिन आपका सेल्फ इवैल्यूएशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए तो वो रिकवरी आना है। जैसे कि मेरे किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आए, अगले दिन वीक आए, कम आए, तो बुरा भी लगता है, लेकिन एक मौका भी रहता है कि कल फिर से और इम्प्रूवमेंट हो। और दूसरी बात है, आपकी क्लासेस भी चल रही हैं रेगुलरली, तो आपको डाउट सॉल्विंग भी हो रही है। हमारे 2:30 से 4 वो टीचर के साथ डिस्कशन रहता है, तो हम उस पे डाउट सॉल्विंग भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है कि हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी डिस्कशंस कर सकते हैं, रेगुलरली हम पढ़ते हैं उनके साथ। तो ये जो साथ वाले भैया-दीदी आए हुए हैं, उन सब से हेल्प मिलती है? इस बहुत हेल्प मिलती है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे आते हैं, उन्हें नहीं आते, कुछ उन्हें आते हैं, वो मुझे समझाते हैं। कोई क्वेश्चन कोई उनकी हो सकता है मेरा अप्रोच से उनकी अप्रोच डिफरेंट हो, तो नई-नई अप्रोच सीखने को मिलती है। या मैंने कोई फेक सॉल्व करा हो सकता है, उन्होंने रियल सॉल्व करा, तो मुझे पता चल जाता है मेरा गलती कहाँ पे है। डेफ़िनेटली हेल्प मिलती है बहुत। अगर आप इस तरीके से जज करो लाइक RMO PDC आप बिना मतलब RMO PDC के बिना आप RMO देते और एक ये RMO PDC कवर करने के बाद आप RMO दोगे, दोनों में आप किस अपनी स्टेट को बोलते हो कि यार ये मेरी बढ़िया स्टेट है, इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ? सर डेफ़िनेटली कि RMO PDC के बाद ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं PDC में नहीं आता तो मैं सारे PYQ शायद ना कर पाता। लेकिन अभी मैं PDC में आया, उन्होंने हमें PYQs की वर्कशीट प्रोवाइड करी है। अभी मैंने नंबर थ्योरी के काफ़ी हद तक सारे PYQ कंप्लीट कर लिए, कॉम भी चल रही है मेरी। तो वो सब है, अगर मैं खुद से प्रिपेयर करता तो शायद मैं नहीं करता ये सब, बस ऐसे ही करता पढ़ने था। का कितना टाइम निकाल लेते हो PDC में? पढ़ने खुद का से? खुद से हमारा 2.5 से 4 सेल्फ स्टडी रहती है, और फिर शाम को भी मैं 6 टू 6 के बाद आधा घंटा ब्रेक लेके फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ 9, 10 तक, 11 तक। और एक और चीज़ होती है कि पीयर ग्रुप है, साथ में लोग पढ़ रहे हैं, तो वो भी हेल्प होता है कि आपका भी मन करता है आप और पढ़ें और परफॉर्म करें अच्छे से। तो डेफिनेटली टाइम 12 बजे सोने से पहले हो जाता है। अगर कोई बच्चा है जो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उसको क्या सही तरीका फ़ॉलो करना चाहिए? कौन-सी सही क्लास है प्रिपरेशन करने की? मैथ्स ओलंपियाड की आई डोंट थिंक कि कोई क्लास है प्रिपरेशन करने की। डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। बहुत से लोगों का टारगेट जेईई रहता है, तो 11-12th में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए। बाकी 8, 9, 10th में तो सबको प्रिपेयर करना चाहिए आईओक्यूएम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और अगर आपको मतलब आईओक्यूएम बहुत चीज़ें सिखाता भी है आपको कि पढ़ना कैसे है, मेन चीज़ तो ये है। क्योंकि ये कोई स्कूल एग्ज़ाम तो है नहीं, आपको मंथ्स की प्रिपरेशन इसमें लगती है। कितना समय दिया है इसको? इस साल एटलीस्ट 4 मंथ्स और तो लास्ट दिए। ईयर? लास्ट ईयर भी 2-3 मंथ्स तो दिए थे एग्ज़ाम से पहले। डेफ़िनेटली तो स्कोप कम्युलेटिव 8-9 मंथ्स तो ही गए होंगे। अगर एक स्टूडेंट है मान लीजिए, उसको कैसे पता चलेगा किसी स्टूडेंट को कि उसको मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जैसे आप
अगर ऐसा सोचते हो कि मैं अगर ऐसा स्टूडेंट रहा होता तो मैं मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन नहीं कर पाता, और अगर ऐसा रहा तो मैं मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर पाया, क्या आप मानते हो कि कितना बेसिक आना चाहिए एक स्टूडेंट को कि वो मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे? मैथ्स ओलंपियाड काइंड ऑफ स्कूल से थोड़ा रिलेटेड नहीं है। वो काफ़ी हद तक ये पजल्स वगैरह आप कितनी अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके अच्छे मतलब अगर किसी स्कूल में अच्छे आ रहे हैं उसको तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। ठीक है। लेकिन जिसके स्कूल में अच्छे नहीं आ रहे हैं लेकिन वो थोड़ा बहुत उसको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों में अच्छा हूँ, पजल्स वगैरह करने क्रिएटिव में, है। हाँ क्रिएटिव है डेफिनेटली, तो उसको तो ज़रूर करना चाहिए, एक बार ट्राई तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। मतलब अगर आप क्रिएटिव हो, हाँ आप स्कूल में अच्छे मार्क्स लेके आते हो, आपका दिमाग मैथ्स में बहुत अच्छा चलता है, तो फिर आपको मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन करनी ही चाहिए, क्योंकि ये मस्ट है। क्योंकि इससे जो दिमाग का विकास होगा ना, वो उस लेवल पे होगा जिस लेवल पे आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया यार। आगे का क्या सोचा है, फ्यूचर प्लान? सर फ्यूचर प्लान तो यही है कि ट्राई करूँगा मैं 10th में इनमो तक पहुँचने का और मे बी क्वालिफाई करने का, और 11th में भी मैं कोशिश करूँगा। आगे का मेरा प्लान तो जेई है प्रॉब्ली, और भी ओलंपियाड्स लाइक एनएससी एनएससीपी इस साल भी करूँगा। आईओक्यूएम तो मैं करता रहूँगा, 11th-12th में भी दूंगा डेफिनेटली। आईक्यू तो बस क्या है। आईओक्यूएम तो डेफिनेटली दूंगा। बढ़िया। जेई की प्रिपरेशन में कितनी हेल्प करता है आईक्यू? टॉपिक वाइज देखा जाए तो काफ़ी टॉपिक्स दोनों में सिमिलर है, लाइक अलजेब्रा में हो गया, और कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेटोरिक्स बहुत इम्प्रूव हो जाती है। जेई मेंस की तो फिर इजी लगने लगती है कॉम्बिनेटोरिक्स, और ज्योमेट्री काइंड ऑफ हेल्प करती है, बट डेफिनेटली एक जो मेन चीज़ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपको नए प्रॉब्लम्स है लाइक एडवांस में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है, डीप सोचना है, ये सब आईओक्यूएम बहुत अच्छे से सिखाता है आपको। कि ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट आपने सोचा, आपने हार मान ली, चलो चलते हैं, लंबा सोचना पड़ता है आपको, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है उससे। हमारे यहाँ के मॉक टेस्ट कैसे होते हैं? जो फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह भी आप आरएमओ में देख रहे हो, कैसे होते हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, लाइक चेकिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है कि एकदम पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, कहाँ नहीं कट रहे हैं। और थोड़े बहुत मुझे ऐसा लगता है आरएमओ से थोड़े टफ होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि ताकि आप, पेपर का कुछ हाँ पता नहीं है। हाँ, हो सकता है टफ आ जाए, तो प्रिपरेशन के हिसाब से तो अब मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं। डिटेल्ड आंसर राइटिंग, एक बच्चा जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहा है, वो डिटेल्ड आंसर राइटिंग जो है आरएमओ के क्वेश्चंस की, इनमो के क्वेश्चंस की, वो कैसे इंप्रूव कर सकता है? अगर आप यही प्रिपरेशन घर बैठ के कर रहे होते हैं तो कैसे आप उसको इम्प्रूव करते हैं? मैं या तो फिर ये चेक करता कि किस किस स्टेप्स पे कितने मार्क्स मिलने चाहिए, हमें क्या वो क्या कहीं लिखना है। अवेलेबल नहीं है। एपीएमओ जो है, एशियन पैसिफिक मैथ्स ओलंपियाड, उसके पेपर्स और उनके जो सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें ज़रूर थोड़ी बहुत स्टेप मार्किंग गिवन है, यस, वो भी पास्ट ईयर्स में अवेलेबल है, उसके अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है। ये एक जगह है जहाँ पर आप हाँ ये सोचेंगे कि यार इसके लिए कुछ सोर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, स्टेप मार्किंग डेफिनेटली। उसके लिए एक स्टूडेंट पर्टिकुलरली आरएमओ का जो पीडीसी हमारा बैच बनता है, उस बैच में एनरोल कर सकता है। और इन बैचेस का बहुत ज़्यादा कोई प्राइस भी नहीं रहता, लाइक बहुत बहुत ही कम प्राइस, नॉमिनल। इसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ में आपको उनके अंदर पूरी स्टेप मार्किंग भी मिलती है, साथ में विद सोल्यूशन पेपर मिलते हैं, हमारे लेक्चर्स मिलते हैं, डीपीपीज मिलती हैं, प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से बच्चा इंप्रूव कर सकता है। जो आपको पीडीसी ऑफलाइन में मिल रहा है, वही सेम पूरा सेम सेट ऑफ थिंग्स आपको वहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। यस, एंड वी ऑलवेज ट्राई कि मतलब हम वर्कशॉप को हर एक बच्चे तक पहुँचाएँ। हर एक बच्चा जो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ तक उसके पास में वर्कशॉप का पूरा एक्सेस पहुँचे, ऑनलाइन वो सारी चीज़ें कर पाए। क्या लगता है आपको? लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर आप फिर से आरएमओ देते हैं तो आप पीडीसी में ज्वाइन करना चाहेंगे? इट डिपेंड्स, क्योंकि जेई की प्रिपरेशन रहेगी तो शायद मैं, क्योंकि पीडीसी 15 डेज का है। ऑनलाइन तो डेफिनेटली करूँगा, ऑनलाइन डेफिनेटली ऑफलाइन करोगे? डेफिनेटली करूँगा, ऑफलाइन शायद ना कर पाऊँ मैं, ऑनलाइन तो करूँगा। मतलब अगर आप ऑफलाइन नहीं आओगे तो उसके पीछे एक ही लॉजिक रहेगा, जेई, जेई। यस बाकी ऑनलाइन तो आप करोगे। यस।
सही है दिव्याक्ष, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया यार। थैंक यू सर। होप करते हैं आप जेई करें, फ्यूचर में मचाएं अपने लाइफ में, एंड ओलंपियाड में भी अच्छा खासा, है ना, अपना एक बैकग्राउंड क्रिएट करें, बहुत अच्छी अच्छी ओलंपियाड्स क्लियर करें आप, एंड इसी तरीके से हम फिर से मिलें। थैंक यू।